यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर करने से पहले पुतिन ने अपने इस एड्रेस में कहा था कि यूक्रेन एक एक्चुअल कंट्री नहीं है। मॉडर्न यूक्रेन को रशिया द्वारा क्रिएट किया गया था और ये एक इंटीग्रल पार्ट है रशियन हिस्ट्री का, जिसके टाइज सेंचुरीज पीछे तक जाते हैं। अपने ही लिखे इस आर्टिकल में पुतिन ये भी बताते हैं कि रशियंस और यूक्रेनियंस दोनों ही डिसेंडेंट्स हैं एंशिएंट रूस के, और हिस्ट्री में दोनों ही देश एक लैंग्वेज, एक इकोनॉमी और एक ऑर्थोडॉक्स फेथ से जुड़े हुए रहे हैं। पर क्या ये बात सच है? क्या रशिया और यूक्रेन कभी भी हिस्ट्री में सेपरेट नहीं रहे थे? और क्या सच में पास्ट में इन दोनों देशों के रिलेशंस इतने एग्जेम्पलरी थे? यही हम समझने की कोशिश करेंगे एक मैन मेड फेमाइन की स्टोरी से, जिसे होलोडोमोर कहा जाता है। होलोडोमोर का यूक्रेनियन में मतलब होता है एक्सटर्मिनेशन ड्यू टू हंगर, और ये स्टोरी बिल्कुल साफ कर देगी कि क्या रशिया और यूक्रेन का डिवाइड आज की डेट में केवल वेस्ट के बिहेस्ट पर हो रहा है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। आज यूक्रेन भले ही एक इंडिपेंडेंट नेशन है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1917 से पहले यूक्रेन रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, और इससे पहले 18th सेंचुरी में यूक्रेनियन टेरिटरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसका एक हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास था और दूसरा रशियन एम्पायर के पास। लेकिन 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यूक्रेन ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करके खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। यूक्रेन की ज़मीन हाईली फर्टाइल होने की वजह से वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन वीट फार्मर्स की हो गई, और इसीलिए आज की डेट में भी यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। एक ऐसी कंट्री जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से एक थी, उसमें एक ऐसा फेमाइन आना जिसमें लाखों लोग भूखे मर जाएं, ये काफ़ी शॉकिंग है। बताया जाता है कि इस फेमाइन की वजह से 2 साल के अंदर ही लगभग 1 करोड़ यूक्रेनियंस की डेथ हुई थी। पर क्या वजह थी जिससे कि एक ऐसी कंट्री जिसे उसके हाईली फर्टाइल लैंड और ग्रेन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी की वजह से जाना जाता था, वहाँ के लोगों को इतनी भयानक फूड शॉर्टेज और फेमाइन झेलनी पड़ी? ये कहानी जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि होलोडोमोर का इम्पैक्ट भले ही सबसे ज़्यादा यूक्रेन पर हुआ था, पर उसका इम्पैक्ट केवल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं था। सोवियत यूनियन के और पार्ट्स जैसे कि आज के कजाकिस्तान और नॉर्थ कॉकेसस रीजन में भी इसका इम्पैक्ट हुआ था। होलोडोमोर की कहानी यूक्रेन के इंडिपेंडेंस से ही शुरू होती है। यूक्रेन ने भले ही 1917 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था अपनी 300 साल लंबी रशियन रिजीम से, लेकिन फिर से 1922 में यूक्रेन को सोवियत यूनियन का पार्ट बना लिया गया। स्टालिन की लीडरशिप में 1928 में सोवियत यूनियन में 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनका गोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन को रैपिड पेस से आगे बढ़ाना और इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील की नई इंडस्ट्रीज बिल्ड करना। इस प्रोग्राम को फंड करने के लिए स्टालिन ने एग्रीकल्चर को यूज़ करने का सोचा। आज भी यूक्रेन और रशिया वर्ल्ड के मेजर ग्रेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, और उस समय भी ऐसा ही हुआ करता था। स्टालिन ने सोचा कि यूरोप और बाकी देशों को कलेक्टिवली ग्रेन एक्सपोर्ट करने से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड फंड्स बहुत ही आसानी से गेन किए जा सकते हैं, और इसीलिए स्टालिन ने 1928 में इंट्रोड्यूस की कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स और लेबर लैंड होल्डिंग को इंटीग्रेट किया जाएगा कलेक्टिव फार्म्स में, यानी स्टेट कंट्रोल फार्म्स में, और सोवियत लीडर्स बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इस पॉलिसी से फूड और रॉ मटेरियल्स की सप्लाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रैपिड स्पीड से अकम्प्लिश की जा सकेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिर्फ अर्ली 1930s तक ही 91% एग्रीकल्चरल लैंड को कलेक्टिवाइज कर दिया गया था। 1925 से 1926 में ही स्टेट ग्रेन प्रोक्योरमेंट 8.4 मिलियन टन्स की हुई, जिसे यूरोप और बाकी देशों को एक्सपोर्ट किया गया। इन रिजल्ट्स को देखकर ग्रेन प्रोक्योरमेंट से एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ चुकी थी, लेकिन अक्टूबर 1927 में प्रोक्योरमेंट में 2.1 मिलियन टन्स की शॉर्टेज देखी गई। ये नंबर्स ना सिर्फ प्लान्ड ग्रेन रिजर्व्स और एक्सपोर्ट टारगेट्स को मीट करने के लिए कम थे, बल्कि प्लानर्स को लगा कि ये रेड आर्मी के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। पार्टी लीडर जोसेफ स्टालिन के अकॉर्डिंग इस शॉर्टेज का रीज़न ये नहीं है कि प्रोडक्शन कम हुई है, बल्कि इसकी वजह है कुलाक्स। कुलाक्स का मतलब होता है रिच पेजेंट्स, और जोसेफ स्टालिन के हिसाब से इनके द्वारा की गई जमाखोरी की वजह से ही प्रोक्योरमेंट अपने एक्सपेक्टेशन से कम रही है।
स्टेट ग्रेन प्रोक्योरमेंट के शॉर्टेज को देखकर अगस्त 1932 में स्टालिन ने कुछ ऐसे लॉज पास किए जिसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर केवल मुट्ठी भर अनाज को भी हाइड करता है तो उसे 10 साल प्रिजन में रखा जाएगा या सीधा शूट कर दिया जाएगा। और ऐसा किया भी गया। 1933 की शुरुआत में लगभग 54,645 लोगों को शूट कर दिया गया, ये कह के कि वो सोशलिस्ट प्रॉपर्टी को चुराने की कोशिश कर रहे थे। स्टालिन के इस स्टेप के बाद फेमाइन स्टार्ट होती है क्योंकि स्टेट ग्रेन प्रोक्योरमेंट के टारगेट को मीट करने की वजह से रूरल पॉपुलेशन के पास खुद के लिए सफिशिएंट फूड भी नहीं बच रहा था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टार्वेशन से बचने के लिए यूक्रेनियन लोगों को घास और बिल्लियों तक को खाना पड़ा। कई लोग इस फेमाइन से बचने के लिए अपने गांव छोड़कर यूक्रेन से बाहर जाने लगे, जिसके बाद स्टालिन ने बॉर्डर्स क्लोज करने का ऑर्डर दिया, जिससे यूक्रेनियन लोग वहीं अपने गांव में काम करते करते भूख से अपनी जान गंवा दे। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होलोडोमोर में 35 से 50 लाख लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन 2003 में यूएन की 25 कंट्रीज ने जॉइंट स्टेटमेंट में 70 लाख से 1 करोड़ लोगों की डेथ की बात को एक्सेप्ट किया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होलोडोमोर के दौरान यूक्रेन में हर दिन 28,000 लोगों की डेथ हो रही थी और यूक्रेन जैसी कंट्री में ऐसा होना केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं हो रहा था। कहा जाता है कि इस स्टोरी का एक और पहलू भी है, रसिफिकेशन ऑफ यूक्रेन। नॉर्मन रिचर्ड डेविस, जो कि एक यूरोपियन हिस्टोरियन है, वो अपनी किताब यूरोप और हिस्ट्री में बताते हैं कि 1932 से 1933 तक चला ये आतंक अकाल दोहरे उद्देश्यों वाला था और इसके उद्देश्य थे यूक्रेनी राष्ट्रवाद को दबाना और एक ही बार में समृद्ध किसानों की सबसे महत्वपूर्ण एकाग्रता को दबाना। तो हुआ यह था कि 1920s के अंत तक जब स्टालिन पावर में आए थे तो उन्होंने सारी फॉर्मर ज़ारिस्ट टेरिटरीज को रिक्लेम कर लिया था, जिसमें यूक्रेन भी एक था। 1922 में यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया और इसका नाम यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। पर यूक्रेन के सोवियत यूनियन का पार्ट बनने के बाद भी स्टालिन को यूक्रेन की कल्चरल ऑटोनॉमी सबसे ज़्यादा डराती थी और इसीलिए स्टालिन ने ऐसे कई मेजर्स लिए जिससे कि यूक्रेन के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा सके। स्टालिन ने ना सिर्फ यूक्रेनियन फार्मर्स को बल्कि इंटेलेक्चुअल्स और कल्चरल लीडर्स को होलोडोमोर के थ्रू डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी ताकि इनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया जा सके। और ऐसे ही होलोडोमोर ने 1933 में अपने एंड तक लगभग 13.3% यूक्रेनियन पॉपुलेशन की जान ले ली थी। इतने सारे लोगों के मरने के बाद भी उस समय की सोवियत गवर्नमेंट किसी भी तरह के फेमाइन को डिनाई करती रही और स्टालिन के बाद भी जितने लीडर्स आए सबने सेम स्टांस रखा। राफाएल लेम्किन, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट थे जिन्होंने जेनोसाइड वर्ड को भी कॉइन किया था, वो बताते हैं कि होलोडोमोर एक क्लासिक एग्जाम्पल है जेनोसाइड का। लेकिन फिर भी यूक्रेन में 1980s तक होलोडोमोर को जेनोसाइड कहना तो दूर की बात है, बल्कि इसके बारे में पब्लिकली बात करना तक अलाउड नहीं था। और ये पूरा इंसिडेंट ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस पहले कैसे थे। अब केवल एक इंसिडेंट से जज करना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री में जिसमें ऐसा देखा गया है कि यूक्रेन के साथ काफ़ी इनजस्टिस किया गया है और ब्रदरहुड थोड़ा कम ही निभाया गया है। अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करिए या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।